जो हमारी आकृतियां दी गई हैं हमने इनमें इस प्रकार से गिन लेना है। जैसे हमारे ए में तो पूरी पूरी की पूरी वर्ग हैं, लेकिन हमारा जो डी है देखो, वैसे हम यहाँ देख रहे हैं डी थोड़ा अपनी रेखा से ऊपर बना है, तो अगर इसको हम पूरा कर लेते हैं, यहाँ से इतना छोड़ देते हैं, ये जो छूटा हुआ है, और तो ये यहाँ से इतना ले लिया गया है। अब हम इसको गिनेंगे यहाँ से 1 2 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हम डी में कहेंगे कि ये हमारा 8 वर्ग इकाई है। क्या कहेंगे? 8 वर्ग इकाई है। और इसको भी ऐसे ही हम गिन सकते हैं, जैसे यहाँ 1 2, ये हमारा 3 4 5 6 तो हमारे पूरे हो गए। एक आधा ये तो हो गया 7, ये इन दोनों को मिला के 8, इसको और इसको मिला के 9, यहाँ से आधा ये गिन लेंगे और आधा ये गिन लेंगे। इस प्रकार हमें मिल जाएगा 10। इस प्रकार हम इन्हें गिनेंगे और ऐसे हमने इन पत्तियों की आकृतियों को भी गिन लेंगे जो अनियमित आकृतियां हैं। जैसे ये गिन लिया जाएगा, ये थोड़ा सारा इसको हम नहीं गिनेंगे, ये गिन लेंगे, इस आकृति को गिन लेंगे, ये भी गिन लिया जाएगा, ये गिन लिया जाएगा, इसको भी आधा गिन लेंगे, ये आधा गिन लिया जाएगा, ये गिन लिया जाएगा, लेकिन ये हिस्सा हम नहीं गिनेंगे और ये गिनेंगे। इस प्रकार जब हम गिनते हैं तो ये 4 और 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको मिला के हम 8 वर्ग इकाई पढ़ सकते हैं। इस प्रकार ये अनियमित आकृतियों का क्षेत्रफल हम ग्राफ पेपर पर या ग्राफ के चित्र पर बनाकर इन्हें पढ़ सकते हैं। ये तो केवल हमारे अभ्यास के लिए है, और जो हमारी गणना है वहां पर यहाँ पढ़ना है आयत का क्षेत्रफल, और इसके बाद जो हमारा आगे है कक्षा में दूसरा पॉइंट वर्ग का क्षेत्रफल। हमें आयत का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल को पढ़ना है। वर्ग के क्षेत्रफल को पढ़ लेना है। और फिर इस आयत और वर्ग के क्षेत्रफल के आधार पर हमारे लिए फिर यहाँ 10.3 में हमारे प्रश्नोत्तर हैं जिन्हें हमें पढ़ लेना है। तो जो हमारा 10.3 है वह प्रश्न, वह अभ्यास हमें हल करना है, और अभी जो हमने 10.2 पढ़ा उसे हमें समझना है। और यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि जो हमारे आयत और वर्गाकार आकृतियां हैं हमें उनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। आज हम ये पढ़ रहे हैं कि आयत क्या है। कक्षा 5 में अभी हम आयत के बारे में पढ़ते हैं। आयत क्या है? 4 भुजाओं की बंद आकृति, 4 भुजा की बंद आकृति होती है। तुम लोग अभी कक्षा 6 में पढ़ो इसलिए बता दे रहे हैं। बंद आकृति क्षेत्रफल के क्रम में इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है। क्या, चलो हम ऐसे लिख देते हैं, सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ पर सामने की भुजा बराबर होती है, भुजा समान या बराबर होती है।
और इसका जो कोण होता है वो प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, जिसे हम समकोण कहते हैं। समकोण होता है। अभी हम तुम्हारे लिए एक चित्र बना देते हैं। जैसे ये देखो, ये तुम्हारा एक आयत है। माना कि हमारा 10 है, ये हमारे लिए 7 मीटर या सेंटीमीटर है। अगर ये 10 है तो आयत के अनुसार ये भी 10 होगा। अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा। ऐसी रचनाओं को हम आकृति कहते हैं। इसमें एक भुजा को लंबाई कहते हैं और दूसरी भुजा को चौड़ाई कहते हैं। यहाँ पर हमें लंबाई और चौड़ाई मिलेगी और हम इसे आयत कहते हैं। और हमें जो इसमें दूसरा तथ्य पढ़ना है, दूसरे तथ्य के क्रम में हम एक ऐसी रचना ऐसे पढ़ेंगे, 4 भुजाओं की बंद आकृति, जहां पर ये चारों भुजाएं समान होती हैं और सभी कोण 90 अंश के होते हैं। या वैसे इस आयत में भी सभी कोण समकोण या 90 अंश के होते हैं। इसमें भी सभी कोण 90 अंश के होते हैं, लेकिन इसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है और ऐसी भुजा को हम वर्ग कहते हैं। तो एक को हम वर्ग कहते हैं, एक को हम आयत कहते हैं। अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है। अगर ऐसी आकृति होती है तो हम उसे वर्ग कहते हैं। हम उसे वर्ग कहते हैं और वर्ग में सभी भुजाएं समान होती हैं। यह हमारी गणनाओं से हमें प्राप्त हो जाता है। अब दोनों के हम क्षेत्रफल का जो सूत्र है, आयत का क्षेत्रफल, इसके सूत्र के लिए हम लोग, तुम्हारी पुस्तक में लिखा गया है लंबाई, ला से लंबाई गुणे 4 से चौड़ाई, ला से लंबाई गुणे 4 से चौड़ाई। और ये तुम्हारा वर्ग है, इसके क्षेत्रफल के लिए लिखा गया है भुजा गुणे भुजा। क्यों भुजा गुणे भुजा लिखा गया? क्योंकि इसमें दोनों भुजाएं समान होती हैं। या इसका एक दूसरा सूत्र लिखा जाता है भुजा घात 2। इसका एक दूसरा सूत्र भी लिखा जाता है जिसे कहते हैं भुजा घात 2। इस प्रकार हम अपने प्रश्नों में इनका भी मान रख लेते हैं। अब इसी को हम आगे लिख लेते हैं, आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल। और फिर हमें इन आकृतियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिल गई है और अब हम इन्हें अपने अपने अगले क्रम में पढ़ेंगे। अब यहाँ लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ये लिखा जाता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, या साथ में लिखते हैं ला से लंबाई गुणे 4 से चौड़ाई। और फिर हम वर्ग का क्षेत्रफल लिखते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा। क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई अलग नहीं लिखते, क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों समान होती हैं। आगे लिखते हैं वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई वर्ग में होती है।
वर्ग इकाई। और इन्हीं प्रश्नों के आधार पर हम अपने प्रश्नों को हल करते हैं। हमारे पास यहाँ क्षेत्रफल है आयत में, लंबाई और चौड़ाई है, ये हमारे 3 तथ्य यहाँ भी हैं। ये हमारा क्षेत्रफल है, यहाँ भुजा की माप है और भुजा की माप प्रत्येक स्थिति में बराबर होती है, तो हम इसे ज्ञात करते हैं। और अपने अगले क्रम में जब हम अपने प्रश्नों को हल करने के लिए तत्पर होते हैं तो हम इन्हीं सूत्रों का प्रयोग कर लेते हैं। तुम्हारा अभ्यास 11.3 है, उसके क्रम में हम आगे पढ़ लेते हैं। सॉरी, अभ्यास तुम्हारा 10.3 है और 10.3 में लिखा जो हमारे प्रश्न हैं हम उनके क्रम में लिख या पढ़ सकते हैं। कि जैसे तुम्हारा ये पहला सवाल है, इसमें लिखा गया है स्पष्ट रूप से, देखो, उन आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं दी गई हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये सब दे दिया गया है। इसमें एक लंबाई है और एक चौड़ाई है। जो ज्यादा बड़ी होगी उसे लंबाई में लिख देंगे और जो छोटे में होगा या कम होगा उसे हम चौड़ाई में लिख सकते हैं। और फिर यहाँ दूसरे में वर्ग है। तो पहले हम किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। जैसे हमारा जो पहला सवाल है उसे भी हल कर सकते हैं और दूसरा भी हल कर सकते हैं। बोलो बेटा, क्या है? कहीं जाना है? चालीस पर। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें जो हमारा पहला सवाल है और जो हमारा दूसरा सवाल है उसी के क्रम में हम पढ़ते हैं कि ये जो हमारा पहला सवाल और तीसरा सवाल एक जैसा है। यहाँ पर पहले में 4 आयतों का क्षेत्रफल निकालना है और तीसरे में भी 3 आयत हैं। हाँ, अब हम लेकिन पहले सवाल में एक हमें देखते हैं कि जो हमारा डी का प्रश्न है इसमें एक भुजा 2 मीटर है और दूसरी 70 सेंटीमीटर है। इनकी इकाइयां समान नहीं हैं, तो हमें इन्हीं इकाइयों को समान करना पड़ेगा। तो हम अपने पहले प्रश्न का डी हल करते हैं। पहले प्रश्न में जो डी लिखा गया है 2 मीटर और 70 सेंटीमीटर, हमें इन इकाइयों को समान करना होगा और समान करने के क्रम में 70 को हम क्या लिख देंगे, ये तो 2 मीटर होगा और यहाँ हम दशमलव लिखकर लिख देंगे 70 मीटर। और फिर हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल सूत्र लिख देंगे लंबाई गुणे चौड़ाई वर्ग इकाई। इस प्रकार लिख लेंगे। लंबाई पर हम लिखेंगे 2, चौड़ाई पर हमने जो 70 इसको दशमलव आगे लिख लिया है 70, वर्ग इकाई का मतलब मीटर घात 2। फिर गुणा कर देंगे 2 शून्य 0, 2 सत्ते 14 और फिर दशमलव 2 अंक पर लगा देंगे कि हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा 1.4 मीटर घात 2, 1.4 मीटर घात 2। इस प्रकार हमारा यह प्रश्न इस क्रम में हल होगा।
हाँ, अगर हमारी इकाइयां समान है, इसे मीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो हमें उन इकाइयों को समान करना होगा। अब अगर ये सेंटीमीटर में हम बदलते हैं तो 2 मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे तो 200 सेंटीमीटर होगा। हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं 200 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर, इस पर भी हम लिखेंगे तो हमारी ये इकाई यहाँ पर जो प्रश्न है ये सेंटीमीटर में है, वर्ग सेंटीमीटर निकालना मिलेगी। ऐसे हमने अभी पहले का भी सॉल्व किया है और इस प्रकार तुम्हारे पहले में और प्रथम में जितने भी सवाल है सभी सॉल्व होंगे और तीसरा जो है वो भी ऐसे ही सॉल्व होगा। वहां ये पूछ रहा है कि बताइए इनमें किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा या किसका क्षेत्रफल सबसे कम होगा। हमें अपने इन प्रश्नों को ध्यान देना है, तो वहां पर हमें तीनों को हल करना होगा और तीनों को हल करके लिखना होगा किसका क्षेत्रफल अधिक है और किसका कम है। यहाँ पहले में है जो हमारा ए है 9 मीटर 6 मीटर, बी में जो लिख रहा है तीसरे का 3 मीटर 17 मीटर, 3 मीटर और 17 मीटर, और जो हमारा सी लिख रहा है वो है 4 मीटर 14 मीटर, 4 मीटर कॉमा के साथ 14 मीटर। ये हमारे तीसरे का प्रश्न है, ये हमारे तीसरे का प्रश्न है। 4 मीटर 14 9 मीटर 6 मीटर, फिर है 3 मीटर 17 मीटर और सी में है 4 मीटर 14 मीटर। इस प्रकार हमें अपने इन प्रश्नों को हल करना है। तो हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल हम एक बार सूत्र लिख देते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। हम इसका निकालेंगे 9 मीटर गुणे 6 मीटर बराबर, गुणा करो 9 छक कितना होगा 54 मीटर घात 2। अब हम बी का निकालेंगे, यहाँ पर ऐसे 3 मीटर गुणे 17 मीटर, कहाँ पढ़ते देखो कितना होता है 17 तिया 17 तिया 51, और फिर सी का निकालेंगे 4 मीटर गुणे 14 मीटर बराबर 14 चौको 56। इस प्रकार हमारे ए का क्षेत्रफल आ गया 54 मीटर वर्ग, बी का आ गया 51 मीटर वर्ग और सी का आ गया 56 मीटर वर्ग। तो किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है और किसका सबसे कम है, हम यहां देख रहे हैं सी का सबसे अधिक है और बी का हाँ सबसे कम है। जैसे हमने बेटा तीसरा सवाल अभी ऐसे हल किया है ना, ऐसे ही हमारा पहला सवाल भी है। और तुम्हारा दूसरा सवाल है वो वर्ग है, क्या है वर्ग का क्षेत्रफल निकालो, और वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग यहाँ सूत्र लिखते हैं ऐसा, भुजा गुणे भुजा, या इसी को आगे लिख लेते हैं भुजा घात 2, भुजा घात 2 वर्ग इकाई। ये हम सूत्र लिखते हैं, चाहे इतना हम चाहे इतना लिख लें और चाहे ये लिख लें, ठीक है। और तुम्हारा दूसरा सवाल है, यहाँ देखो यहाँ लंबाई और चौड़ाई नहीं दी गई है, केवल यहाँ पर तुम्हें केवल भुजाओं की माप दी गई है। जैसे देखो ये ए में 10 सेंटीमीटर,
बी में 14 और सी में 15। जब वर्ग होगा तो तुम्हें केवल एक माप दी जाएगी, वहां पर पहले और दूसरे की तरह दो माप नहीं होगी। समझ में आया बेटा? वर्ग में केवल एक माप दी जाएगी, दो माप नहीं, क्योंकि वर्ग में सभी माप बराबर होती हैं, इसलिए एक माप लिखी जाती है। और आयत में दो माप लिखे थे, एक लंबाई की माप और एक चौड़ाई की माप। जैसे हमारा ए है, वहां पर लंबाई लिख रहा है और चौड़ाई लिख रहा है, तो हम इस क्रम में क्या लिखते हैं? जैसे हमारा ए है 10 सेंटीमीटर, ए है 10 सेंटीमीटर, तो हम यहां लिखेंगे क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे, ये होगा इसका सूत्र भुजाघात 2 वर्ग इकाई। और जब भुजाघात 2 वर्ग इकाई लिखेंगे तो हमारी भुजा की माप है 10, 10 पर घात 2 वर्ग इकाई का अर्थ होता है सेंटीमीटर घात 2। 10 घात 2 का मतलब 10 गुणे 10 कितना होता है? 10 गुणे 10 बराबर 100। अब हो जाएगा 100 सेंटीमीटर घात 2, 100 सेंटीमीटर घात 2। इस प्रकार हम अपने इस क्षेत्रफल को निकाल लेंगे और उसकी गणना कर लेंगे। ऐसे बी में भी है, बी की माप है 14 सेंटीमीटर। बी में कितना है? 14, ये 14 सेंटीमीटर। यहां भी हम लिख देंगे सूत्र लिख करके 14 घात 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब यहाँ 14 को 14 से गुणा करेंगे, भाई तुम लोग गुणा कर लेना। हाँ, और हम तो गुणा कर लिए 196 सेंटीमीटर घात 2। 14 को 14 से गुणा कर लेना बेटा। इसे यहां ये 14 गुणे 14, 14 का पढ़ाना तो हमें आधी होता है ना। 14 चौको 56, 56 के 6 यहां से 5, 14 एकम 14 में 5 जोड़ दो 19। इस क्रम से हमें मिल जाएगा। इस प्रकार अगर हम ध्यान देते हैं तो हमें अपने इन प्रश्नों में कोई समस्या नहीं होगी और हमें अपने इन प्रश्नों को ध्यान देते हुए लिखना है। और ठीक इसी तरह बेटे हमारे अगले सवाल भी हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं फर्क है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ विशेष है। हो सकता है उनमें इकाइयां अलग हों या दो इकाइयां एक साथ लिखी गई हो, एक छोटी हो एक बड़ी हो। इसलिए हम अपने इन प्रश्नों को फिर पढ़ लेंगे। पहले अभी आज इतना हमें समझ लेना है। ये इतना समझ में आ गया ना बेटा? ये हमें इतने सवालों को हल कर लेना है और इन पर ध्यान देना है कि जब हमारे पास आयत हो या वर्ग हो तो हम उनका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। और इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे और अपना अभ्यास भी करेंगे।